Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 1, Indian Economy on the Eve of Independence. इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस की इवनिंग पे क्या सिचुएशन थी कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। आपकी इकोनॉमी को किस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका फॉरेन ट्रेड की उस टाइम क्या सिचुएशन थी, और आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ उनको किस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका फर्स्ट देखो, आप इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं आप इस चैप्टर में। तो देखो, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग ये है कि सेक्टर वाइज उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लॉयट किया है। ठीक है, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि इस चीज़ को हमको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। वैसे सेलेक्टेड उन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। फिर आप पढ़ोगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। के ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे कि इकोनॉमी रुकी हुई थी, ग्रोथ कम थी, इनकम कम थी, ऐसी सारे फीचर्स होंगे। फिर है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आप अलग अलग सेक्टर्स पढ़ोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की क्या सिचुएशन थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल रिलेटेड होता है पॉपुलेशन से। अब पॉपुलेशन से कौन सी चीज़ें रिलेटेड होती थी, बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी की वो रेट होती है जिसमें 1 ईयर से कम का कोई अगर बच्चा डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो होती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। फिर है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उस पर कितने परसेंट पीपल काम कर रहे थे उस टाइम। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन की, कि रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, आपके कम्युनिकेशन के मोड्स है, ये सारी चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो ये सारी चीज़ों की क्या सिचुएशन थी। अब अपन आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल का मीनिंग क्या होता है, कॉलोनी का मीनिंग होता है, कॉलोनियल रूल का मीनिंग क्या होता है कि इसमें एक कंट्री जो होती है वो तो रूलर होती है और दूसरी कंट्री होती है कॉलोनी। रूलर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है वो कॉलोनी को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने ही होते हैं। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करें। जैसे 1757 से लेकर 1947 तक, मीन्स ऑलमोस्ट 190 ईयर्स तक आपकी कंट्री में कॉलोनियल रूल था। किसका, ब्रिटिशर्स का। 1857 में चेंज हुआ था, पर था वो ब्रिटिशर्स का ही। ठीक है, 1757 से लेके 1947 तक, मीन्स 190 ईयर्स तक वो था आपके। फिर इसमें देखो एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया, तो ज़मींदारी सिस्टम से किया। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, ज़मींदार जो है वो ऑनर बन जाते थे, लैंडलॉर्ड बन जाते थे एक तरीके से, और वो क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे। वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे किससे, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे कल्टीवेटर से, फार्मर्स से। और फार्मर्स को क्या करना पड़ता था, वो टैक्स पे करना पड़ता था। अब होता यूँ था कि गवर्नमेंट को जितना टैक्स ज़मींदार को पे करना है वो उससे कई ज़्यादा क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। किससे, फार्मर्स से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 40% टैक्स अगर गवर्नमेंट को पे करना है तो वो 70% पे आपके उनसे कलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, 30% टैक्स उनके खुद के पास रहेगा। तो 30% टैक्स अगर खुद के पास रहेगा तो उनकी लाइफ भी क्या रहेगी, लेविश लाइफ रहेगी, रॉयल लाइफ रहेगी। तो ये होता था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसमें देखो
following observation highlight how the system led to exploitation of Indian agriculture. Zamindars were declared as owners of the soil. They were to pay a fixed sum to the government by way of land revenue and were free to extract as much as they wished. कोई भी उन पे रोक टोक नहीं थी, वो जितना चाहे उतना टैक्स ले सकते थे. द टिलर्स ऑफ द सॉइल. टिलर्स मीन्स वैसे पर्सन जो फार्मिंग एक्टिविटी में वर्क कर रहे हैं. तो टिलर्स ऑफ द सॉइल गेट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल. उनको सर्वाइवल के लिए बहुत मिनिमम अमाउंट मिलता था. दे वर लेफ्ट विथ नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. और क्योंकि वो ज़्यादातर अमाउंट टैक्स में पे करते थे, तो इस रीज़न से उनके पास कोई भी अमाउंट रहता नहीं था. फिर द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जीरियस ऑफ लाइफ. ज़मींदार की लाइफ कैसी रहती थी? लग्जीरियस. लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और वो जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत कम अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते थे. लिटिल और नो अमाउंट, या तो बहुत कम करते थे या बिल्कुल ही नहीं करते थे. फिर सेकंड पॉइंट आता है इसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया है. तो देखो इसमें क्या होता है. Prior to the British rule, industrial sector in India was well known for its handicraft. Handicraft business उस टाइम बहुत फेमस था. उससे पहले Indian handicraft enjoyed a worldwide reputation for their variety and quality. उनके पास बहुत सारी वेराइटी के गुड्स होते थे और क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी होती थी. बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टू वेज. कौन कौन से टू वेज है देखो. फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते थे. तो उससे क्या होता था कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती थी. और कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपका मार्केट जो है ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा. फिर डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट. अब होता ये था कि इंडिया का रॉ मटेरियल से गुड्स बन के गया, इंडिया का रॉ मटेरियल गया कहाँ पे? ब्रिटिशर्स के पास चीप रेट में. और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और उसको वापस यहाँ पे लाके सेल करते थे. जबकि क्रेडिट जाना किसको चाहिए था? इंडिया को. प्रॉफिट मिलना चाहिए था इंडिया को, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल है, उसका गुड्स यूज़ हो रहा है. तो और जबकि होता ये था कि उनका गुड्स यहाँ आके सेल होता था. अब उनका गुड्स जो होता था, उनकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होती थी और उनका प्रोडक्ट जो था वो चीप रेट में मिलता था. क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट पे टैक्स ज़्यादा थे, इस रीज़न से वो एक्सपेंसिव होता था. तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो उससे क्या होगा? डोमेस्टिक मार्केट भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और फिर आता है थर्ड पॉइंट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हुआ? तो इसमें यूँ होता था कि अगर ब्रिटिशर्स के पास से कोई गुड्स आ रहा है या यहाँ से ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, तो वो टैरिफ फ्री था, कि मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था. बट यहाँ से अगर किसी और कंट्री में आपको सेल करनी है, मीन्स और कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, तो वो जो थी चीज़ वो क्या था? बहुत एक्सपेंसिव. वो उस पर टैक्स ज़्यादा लगते थे, तो वो एक्सपेंसिव पड़ता था. इस वजह से आपका फॉरेन मार्केट क्या होने लग गया? डिक्रीज़ होने लग गया. क्योंकि जब कॉस्ट ज़्यादा रहेगी तो आपका मार्केट ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? डिक्रीज़ रहेगा. और कॉस्ट आप कम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था. अगर आप कॉस्ट कम कर देते, मतलब एक तरीके से अगर आप सेलिंग प्राइस कम कर देते हो तो आपको ही लॉस होगा. उसका रीज़न क्या था? क्योंकि आपको टैक्स ज़्यादा पे करना है. तो ये है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. India's international trade was exploited through discriminatory trade policy. It implied duty-free export of Indian raw material to fulfill the industrial needs in Britain and duty-free import of British goods to expand demand for the British goods in the Indian market. ये होता है आपके ड्यूटी फ्री.
It was due to discriminatory tariff policy that India became importer of finished goods from Britain. टैरिफ पॉलिसी ऐसी थी, उसकी वजह से हुआ क्या कि आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स ब्रिटेन का, एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ब्रिटेन, और आप सेल क्या एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो वहाँ पे, रॉ मटेरियल वहाँ एक्सपोर्ट करो, गुड्स बनेगा ब्रिटेन में और गुड्स वापस यहाँ आ जाएगा। ये होता था आपके उस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड की ये सिचुएशन। तो ब्रीफली, owing to its colonial exploitation, the Indian economy became stagnant as well as backward. स्टैगनेंट इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ जो है न के बराबर होती है, या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है या न के बराबर, जैसे 0.5%, 1% ऐसी ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या होती है आपके बहुत कम होती है। फिर नेक्स्ट देखो आप, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट थी ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो इसका मीनिंग क्या है, अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, या तो बहुत कम ग्रोथ है या बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है। फिर ये परसेंटेज है वो आप रीड कर लेना, या आपको समझ में आ जाएंगे कि परसेंटेज कितने कितने किस टाइम थे। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी का। फिर है आपकी इकोनॉमी क्या थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों थी, तो देखो आप, बैकवर्ड इकोनॉमी इज़ द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। आपकी पर कैपिटा इनकम जो थी, पर कैपिटा इनकम कैसे आती है, तो नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड करने पे पर कैपिटा इनकम आती है। पर पर्सन इनकम, एवरेज इनकम को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। In 1947-48, per capita income in India was just 230. Only 230 rupees per person income थी उस टाइम। The bulk of the population was very poor, without sufficient food, clothing and shelter. Unemployment was rampant. Rampant means बहुत ज़्यादा था unemployment आपके। तो clothing, shelter and sufficient food, मतलब food, shelter and clothing, जो आपकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी, उसको भी बहुत सारी पॉपुलेशन फुलफ़िल नहीं कर सकते थे। इसी वजह से वो कौन सी इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी। फिर है नेक्स्ट आपके एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का मीनिंग क्या था कि आपकी जो इकोनॉमी थी वो मेनली किस पे थी, फोकस करती थी एग्रीकल्चर पे। ज़्यादातर पीपल डिपेंडेंट किस पे थे, एग्रीकल्चर पे। It is highlighted by the following facts. Nearly 72% of the country's working population was engaged in agriculture, but its contribution to GDP was only 50%. ये आपकी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को शो कर रहा है कि आपके 72% पीपल वर्क कर रहे हैं, बट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ओनली 50% ही है। फिर है प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी आपके। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि पर हेक्टर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। दस पर हेक्टर आउटपुट वॉट वीट वॉज ओनली 660 किलोग्राम एंड राइस जस्ट 665 किलोग्राम। एक हेक्टर में आपके ओनली 660 किलोग्राम वीट ही होता था और राइस होता था ओनली 665 किलोग्राम। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बेयरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस इन 1947-48। इट वॉज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन्स। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था आपके वो क्या था, अपने खुद के सर्वाइवल के लिए था। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है खुद के सर्वाइवल के लिए। एक आती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग जिसमें फार्मर सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स को यूज़ करता है। तो ये था आपके, इट वॉज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन्स। 1947-8 में ये आपके 527 लाख टन था। फिर है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इसमें क्या है देखो, देयर वॉज अ वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। बहुत कम आपके हैवी इंडस्ट्रीज थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मशीन का जो प्रोडक्शन था वो बहुत नेग्लिजिबल था। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ख़राब मतलब ख़त्म हो चुकी थी। रूइंड मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी।
For the bulk of capital goods requirement, the Indian industry was dependent upon import from Britain. जो ब्रिटेन था, आपके ब्रिटिशर्स थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे कि वहाँ से गुड्स आएगा तभी आप प्रोड्यूस कर पाओगे, तभी आप क्या कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। फिर है रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी मीन्स बहुत सारी पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे, मीन्स 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था आपको, ऐसी कंडीशन थी। दे लैक्ड शेल्टर एंड क्लोथिंग, उनके पास न तो शेल्टर है न क्लोथिंग है, रहने को भी नहीं है और पहनने को भी कुछ नहीं है। दिस वॉज लार्जली ड्यू टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये किसकी वजह से हुआ, कॉज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुई, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें, देखो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, जनरेशन ऑफ पावर वॉज वेरी लो। 1948 में पावर जनरेशन कैपेसिटी थी ओनली 2100 मेगावाट। लेंथ ऑफ रेलवे लाइन्स कितनी है, देखो 53,596 किलोमीटर। अब इनको आपको फिगर्स को एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, राउंड ऑफ में ही याद रखोगे आप। 2100 एग्जैक्ट याद रह जाएगा, 155 एग्जैक्ट याद रह जाएगा, बट 53,596 एग्जैक्ट याद नहीं रह सकता है, तो उसको आपको एग्जैक्ट याद नहीं करके राउंड ऑफ याद करना है। राउंड ऑफ में लिख सकते हैं अराउंड 54,000 किलोमीटर, तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आपके हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, आप ज़्यादातर चीज़ों पे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ज़्यादा थे। इंपोर्ट पे क्यों डिपेंडेंट थे, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे नहीं बन सकता था, ऐसे प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट ही करने पड़ते थे क्योंकि वहाँ से क्वालिटी अच्छी मिलती। द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मशीनरी और अदर इक्विपमेंट जो थे वो आपके अदर कंट्री से ही आती थी, क्योंकि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं था। Armed forces of the country was dependent heavily on foreign import for most of the defense equipment. Defense equipment के लिए भी आप foreign import पे dependent थे. Besides several consumer goods like sewing machines, medicine, kerosene oil, bicycle etc. used to be imported from abroad. तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते थे, abroad से परचेज करते थे। फिर है आपके लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया में बहुत कम पीपल रहते थे। 1948 में ओनली 14% ऑफ पीपल इन लिव इन अर्बन एरिया वाइल 80% लिव इन रूरल एरिया। तो इतना आपका बैकवर्डनेस थी कि आपकी रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे और अर्बन एरिया में क्या थे, बहुत कम लोग रहते थे। एक कंट्री डेवलप तभी होगी जब अर्बन एरिया में ज़्यादा पर्सन रहेंगे। फिर है देखो सेमी फेडरल इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फेडरल नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेमी फेडरल इकोनॉमी, इट वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी और सेमी फेडरल इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपकी कंट्री कौन सी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। फिर लास्ट है आपके कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी मैंने अभी आपको समझाया कि कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या होता था, एक कंट्री तो होती थी रूलर और एक होती थी कॉलोनी। तो उस टाइम आपकी कॉलोनियल इकोनॉमी थी आपकी कंट्री में, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्व्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हाईवे टैक्सेस। टैक्सेस की रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। दिस फोर्स द इंडियन टू बाय द ब्रिटिश गुड्स। और टैक्स की रेट ज़्यादा होगी तो अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव होगा, इस वजह से आप क्या परचेज करते थे, ब्रिटिश के गुड्स परचेज करते, क्योंकि वो चीप में रेट में मिलते थे, क्योंकि उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। टैरिफ का मीनिंग यही होता है आपके कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैरिफ। फिर नेक्स्ट है आपके इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री जो है, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो वहाँ से क्या होता था, रॉ मटेरियल परचेज होता था। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री, क्योंकि वहाँ से
यहाँ से ब्रिटिश के पास जा रहा है, इस रीजन से कोई टैक्स नहीं लगता था। 10 नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वर ड्रेन्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, एकदम आपके सूखा पड़ गया था। तो ये थे आपके क्या फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उस टाइम आपकी फीचर्स क्या क्या थे। थैंक यू।